नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। आज का सेशन सीटेट 2023 का जो मैथ में 6 फरवरी 2023 को पेपर हुआ था उसके हम 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह पेपर 6 फरवरी 2023 को हुआ था तथा इसके मैथ के क्वेश्चन को हम चलिए देखते हैं। तो इसमें प्रथम क्वेश्चन है कि 2/7 + 7/2 इज इक्वल टू। तो 2/7 + 7/2 इज इक्वल टू, चलिए देखते हैं। 2/7 + 7/2, तो इसका एलसीएम 14 हो गया। 7 से 14 भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 गुणा 4 प्लस 2 से जब 14 भाग करेंगे तो 7 आएगा तथा 7 7 49 हो जाएगा। तो 53/14 आ जाएगा, जो कि 11 सही 3 सही 11/14 हो जाएगा उत्तर इसका। चलिए 53/14 बराबर 3 सही 11/14। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसमें संख्या अवरोही क्रम में है? तो अवरोही क्रम का अर्थ होता है डिसेंडिंग आर्डर, मतलब बढ़ते से छोटे में है। तो चलिए देखते हैं। नंबर ए 20.2, फिर 2.20, फिर 2.022, फिर 2.02, फिर 2.002, उसके बाद है लास्ट में 0.222। ये तो सही दिख रहा है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगले में है 20.2, 2.20, 2.02 तथा 2.002। तो ये देखिए यहाँ ये गलत हो गया। अगला ऑप्शन देखते हैं 20.2, 2.02, 2.0, ये ऑप्शन भी गलत हो गया तथा 2.20 आया यहाँ, ये भी गलत हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगले में 20.2 यहाँ आ गया, तो इसका पहला ऑप्शन क्या होगा? यही अवरोही क्रम में सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4, 5 और 6 का सबसे छोटा सार्व गुणज और 5, 6 और 10 का सबसे छोटा सार्व गुणज का अंतर। तो सार्व गुणज का अर्थ होता है एलसीएम। चलिए देखते हैं। 4, 5, 6 का सार्व गुणज, तो पहले 2 से ले जाएंगे, 2 दूनी 4, 5, 3 तथा फिर 2 से जाएंगे 1, 5, 3, फिर 3 जाएगा, फिर 5 जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना होगा? 2 दूनी 4, 3 12, 5 60 हो गया। तो इसका 60 हो गया। अब देखते हैं 5, 6 और 10 का। 5, 6, 10, 2, 5, 3, 5, 3 जाएगा, फिर 5 जाएगा, 5, 1, 5, 5 से फिर 1, 1 आ जाएगा। तो 2 3 6 5 30। तो 60 - 30 कितना होगा? उसका 60 आया था एलसीएम सार्व गुणज सबसे छोटा, इसका 30 आया। तो 60 और 30 का अंतर कितना होगा? 30। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या का अंतर। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? 1 लिख के 4 जीरो लिख लीजिए, तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 हो जाएगी। दोनों का अंतर देखते हैं। 10 में से 9 गए 1, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0 तथा 9, तो 9001 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27,777 प्राप्त करने के लिए 7,077, 7,707 तथा 7,007 के योगफल में क्या जोड़ना चाहिए? तो इसमें पूछ रहा है कि इन तीनों के योग में और कितना जोड़ें कि ये संख्या 27,777 प्राप्त हो जाए। तो चलिए देखते हैं। तो इन तीनों का योग कितना हुआ था? 21,791, 7,077 तथा 7707 तथा 7,007 का योग कितना हुआ? 21,791 तथा 27,777 में 21,000 जब 791 घटाया गया तो कितना आया? 5,986। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5,986। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्यालय में 320 विद्यार्थी हैं जिनमें से 1/4 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। तो किसी विद्यालय में 320 विद्यार्थी हैं जिनमें से 1/4 लड़कियां और शेष लड़के हैं। लड़कियों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी हैं, लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी हैं, और जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या क्या है? तो किसी विद्यालय में 320 विद्यार्थी हैं जिनमें से 1/4 लड़कियाँ हैं। तो 1/4 लड़कियाँ हैं, तो 320 में लड़के कितने हुए? 3/4 हो गए। 1/4 लड़कियां हैं तो शेष कितने बचे? 3/4। तो 4 8 32, 80 आया, मतलब 240 लड़के हो गए। अब 240 लड़के हो गए तथा लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी हैं। तो कितने खिलाड़ी नहीं हैं? तो 2/3 का शेष कितना होगा? 1/3। तो 3 8 40, तो 80 लड़के ऐसे हैं जो 80 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि लड़के हैं और खिलाड़ी भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा? 80। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 40 भाड़ा दिखाता है, उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 15 रुपये भाड़ा दिखाता है। तो एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 40 रुपये भाड़ा दिखाता है, उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 15 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मोहन ने अपने घर से अपने ऑफिस की यात्रा के लिए 190 किराया दिया। उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी कितनी है?
तो 190 रुपये उसने किराया दिया है, तो उसमें पहले 2 किलोमीटर के लिए 40 रुपये दे दिया होगा, तो शेष कितना रुपये उसका बचा, 150 रुपये बचा है। तथा 150 रुपये में अगला जो भाड़ा 2 किलोमीटर के बाद हर किलोमीटर पे 15 रुपये भाड़ा लगता है, तो 15 भागे 150 करने पे और 10 किलोमीटर का भाड़ा हो जाएगा 150, तो टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ 10 + 2 12 किलोमीटर। तो इसका उत्तर कैसे हुआ आया 12 किलोमीटर। चलिए इसको फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा है ट्रिकी, कि इसमें कहा गया है कि पहले 2 किलोमीटर के लिए भाड़ा 40 रुपये है तथा उसके बाद हर किलोमीटर के लिए 15 रुपये लेता है तथा उसने कुल 190 रुपये किराया दिया था। तो 190 रुपये किराया में वह पहले 2 किलोमीटर जो चला होगा उसमें 40 रुपये उसने ही दे दिया, तो शेष पैसा कितना किराया उसने और दिया है, 150 रुपये जो दिया है तथा उसमें हर किलोमीटर 15 रुपये दिया है। तो 10 किलोमीटर कितना हो गया 150 रुपये, तो 15 भागे 150 किए तो 10 किलोमीटर आया तथा टोटल डिस्टेंस कितना हो गई 2 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर बराबर 12 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा 12 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बाल्टी के 2/60 भाग में पानी है, बाल्टी के ऊपर तक पानी से भरने के लिए 15 लीटर पानी की और आवश्यकता है, बाल्टी की धारिता क्या है। तो इसमें कह रहा है एक बाल्टी के 2/7 भाग में पानी है तथा बाल्टी के ऊपर तक पानी भरने के लिए 15 लीटर पानी का और आ सकता है। तो जो खाली जगह है उसमें 15 लीटर पानी और आ सकता है। तो खाली जगह ही कितनी है 2/7 पानी है, तो इसको 1 से घटा देंगे, शेष निकालने के लिए यही किया जाता है। तो 7 में से इसका एलसीएम, तो 7 लिया, 1 7 7 7 आया, माइनस 7 7 भाग करेंगे 1 तथा 1 2, तो 5/7 जगह खाली है। तो चलिए देखते हैं 5/7 जो है वह किसके बराबर है 15 लीटर, मतलब जो खाली जगह है उसमें ही तो 15 लीटर पानी भरना है। तो 5/7 बराबर 15 लीटर, तो 5 से 5 कट गया 3, तो टोटल कितना हो गया 21 लीटर। तो इसमें चलिए फिर से देखते हैं, इस क्वेश्चन को फिर से एक बार बता देता हूँ साफ जगह हम थोड़ा सा ऐसे, कि 2/7 पानी भरा था तथा 15 लीटर उसमें पानी और आ सकता था, तो शेष जगह कितनी बाकी थी 1 - 2/7 बराबर 5/7 तथा 5/7 जो है वह 15 लीटर के बराबर है, क्योंकि जो खाली जगह है उसमें 15 लीटर पानी आ सकता है। और खाली जगह कितनी है 5/7, तो 5/7 जगह इतनी है, तो टोटल ये जगह कितनी थी, एक जगह थी अपने पास, जो जगह थी पूरी मतलब पूरी बाल्टी एक के समान थी। तो 5/7 बराबर 15 लीटर, तो 5 से इसको काट देंगे, 5 या 15 तथा 1 आ जाए 1/7 बराबर 3 लीटर, तो एक संपूर्ण भाग के लिए कितना हो जाएगा 21 लीटर। तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा 21 लीटर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 17:40 बजे चलती है तथा स्टेशन बी पर उसी दिन 22:15 बजे पहुंचती है। तो रेलगाड़ी द्वारा यात्रा में लगा समय, तो एक रेलगाड़ी जो है वह स्टेशन ए से 17:40 पर चलती है तथा बी पर उसी दिन 22:15 बजे पहुंचती है। तो चलिए इसको देखते हैं, तो इसको घटाएंगे पहले हम 22:15 तथा 17:40। अब देख सकते हैं इसमें कि 40 तो बड़ा है 15 से, तो हम क्या करेंगे कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। तो 22:15 को क्या लिख सकते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट है, तो 60 मिनट को 15 मिनट में जोड़ देंगे तो या 21:75 भी हो जाएगा। तो 21:75 हो गया, या 22 घंटा 15 मिनट है, क्योंकि 60 मिनट इसमें और हो जाएगा, तो यह 22 हो जाएगा तथा 22 घंटा 15 मिनट हो जाएगा। तथा उसको घटाना किससे है 17:40 से, तो 22:15 माइनस 21:75 माइनस 17:40, तो 5 7 में 4 गए 3 तथा 11 में 7 गए 4, तो 4 घंटा 35 मिनट इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक 90 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक आयत का रूप दिया जाता है, यदि आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो जो तार को मोड़ा जाएगा तो वह आयत के रूप में इस प्रकार मोड़ा जाएगा, तो मतलब ये आयत के परिमाप के बराबर होगा। ये जो 90 सेंटीमीटर है तो इसका आयत का परिमाप हो जाएगा, तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर तथा इसका फार्मूला क्या होता है, तो 2l + b होता है। आयत का परिमाप बराबर 90 हो गया है, क्योंकि उतना ही तार मोड़ा जाएगा, बराबर 90 हो गया है। तो आयत की चौड़ाई इसमें 15 दी गई है, तो 2l + 15 बराबर कितना हो जाएगा 90। 2 से इसको काट देंगे 45 हो गया, l + 15 बराबर 45, तो l बराबर 30 हो जाएगा। तथा क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल कितना होता है l × b, तो 30 × 15 कितना हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 4 और 2/3 समकोणों से डिग्रियों की संख्या 395 से कितनी अधिक है। तो 4 और 2/3 समकोण, 4 और 2/3 समकोण कितने हो जाएंगे 4 3 12, 4 3 12 दूनी 14, 14/3 हो जाएंगे। जो 14/3 समकोण कितने होते हैं 14/3 × 90, 30 आ जाएगा इसका, तो 14 3 420 हो जाएगा।
420 जो है उसमें पूछ रहा है कि 395 से कितना अधिक है, तो इसको घटा देंगे। 10 में से 5 गए 5, 11 में 9 गए 2, 25 अधिक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 25। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न गुणों वाली आकृति की पहचान कीजिए। इसकी 4 भुजाएं हैं, यह एक बंद आकृति है तथा इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समानांतर हैं। तो इन गुणों वाली आकृति की पहचान करना है कि इसकी 4 भुजाएं हैं तथा यह बंद आकृति है, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समानांतर के हैं। तो ये चौथा गुण जैसे कि हमने देखा कि इसके सभी कोण 90 के हैं, तो यह सिर्फ आयत व वर्ग में ही होता है चौथे गुण के अनुसार कि इसके सभी कोण 90 के हैं, तो 90 के कोण आयत या वर्ग में ही होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 25 विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। 16, 36 है, ऐसे ही 25 विद्यार्थियों को प्राप्तांक दिए गए हैं। 32 और 42 के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? चलिए देखते हैं। 32 और 42 के बीच में 36 एक हो जाएगा तथा 34 हो जाएगा तथा 35 हो जाएगा, 39 भी हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 31 नहीं होगा सॉरी, 33 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। कितनी संख्याएं हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा? 11। तो 32 से 42 के बीच में अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? वह है 11। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न तालिका एक विक्रेता द्वारा 6 दिन में बेचे गए कंप्यूटर की संख्या प्रदर्शित करता है। जो निम्न तालिका दी गई है एक विक्रेता द्वारा 6 दिनों में बेचे गए कंप्यूटर की संख्या को प्रदर्शित करता है। दिन मंडे को 28 बेचता है, मंगलवार को 25, बुधवार को 37 तथा बृहस्पतिवार को 23, शुक्रवार को 38 और शनिवार को 25 बेचता है। चलिए प्रश्न देखते हैं। सोमवार, बुधवार और शनिवार के विक्रेता द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या तथा मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार के बेचे गए कुल संख्या के अंतर का ज्ञात करना है हमको। तो सोमवार, बुधवार और शनिवार, तो सोमवार हमको देखना कौन कौन सा है, सोमवार, बुधवार तथा शनिवार। तो 28 + 37 + 25 बराबर कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तथा मंगलवार, बृहस्पति और शुक्रवार जो बचा है, मंगलवार तथा बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार 25, 23 और 38, इसका कितना हो जाएगा? इसका जोड़ हो जाएगा 25, 23 और 38, 86 हो जाएगा। तो 90 - 86 कितना होगा? 90 - 86 हो जाएगा 4। तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा? 4। तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा? 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 = 1, 3 + 5 = 8, 7 + 9 + 11 = 27 तथा 13 + 15 + 17 + 19 = 64। तो जैसा कि हम पैटर्न देख रहे हैं कि इसमें पैटर्न में हर बार एक संख्या का योग बढ़ रहा है, हर बार मतलब संख्या के योग में एक संख्या और जोड़ी जा रही है तथा उस जो जोड़ी जा रही संख्या मतलब इस पैटर्न में आगे आने वाली विषम संख्या जोड़ी जाती है। जैसे पहले एक विषम संख्या लिखी गई, उसके बाद उसके एक और संख्या जोड़ी गई, मतलब 2 विषम संख्याओं का योग लिखा गया, आने वाली 2 विषम संख्या तथा उसके बाद आने वाली 3 विषम संख्याओं का योग लिखा गया, उसके बाद आने वाली 4 विषम संख्याओं का योग लिखा गया। तो अब कौन सा पैटर्न बनेगा? आगे आने वाली 5 विषम संख्याओं का योग। तो आगे वाली 5 विषम संख्याएँ कौन सी होंगी? 21 होंगी, 23 होंगी, 25 होंगी, 27 होंगी तथा 29 होंगी। तो इसका जोड़ कितना हो जाएगा? इसका जोड़ हो जाएगा 125। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 125। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब पेडागॉजी के प्रश्न आ गए हैं, पेडागॉजी का प्रश्न देखते हैं। चलिए पेडागॉजी का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा अर्थात एनसीईएफ 2005 के अनुसार गणित के शिक्षक अधिगम में मुख्य व्यवस्थागत समस्याओं में से एक कोष्ठकरण अर्थात कंपार्टमेंटलाइजेशन क्या दर्शाता है? तो राष्ट्रीय एनसीईएफ 2005 के अनुसार कंपार्टमेंटलाइजेशन क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है कि उनकी क्षमताओं या योग्यताओं के आधार पर यहाँ एक ही कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों को विभिन्न सेक्शन में व्यवस्थित रूप कर देना। तथा अगला बिंदु है, इसी में ऑप्शन है कि यहाँ प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल के गणित शिक्षकों के मध्य बहुत ही कम व्यवस्थित संवाद होना तथा यहाँ स्कूल व्यवस्था के लिए सुव्यवस्थित रूप से विभिन्न स्तर पर शिक्षक की नियुक्ति होती है तथा यहाँ विद्यालय और कॉलेज के गणित के पाठ्यक्रम में व्यवस्थित रूप से विभाजन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कंपार्टमेंटलाइजेशन जो होता है वह यह दर्शाता है कि प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल के गणित शिक्षकों के बीच में जो बहुत कम संवाद होता है उसी फैक्ट को हम कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। कंपार्टमेंटलाइजेशन किसे कहते हैं? कि गणित के शिक्षकों के मध्य जो बहुत ही कम व्यवस्थित संवाद होता है, प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल के गणित शिक्षकों के मध्य जो बहुत कम व्यवस्थित संवाद होता है वही कंपार्टमेंटलाइजेशन दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गणित में मानकीकृत परीक्षाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानकीकृत परीक्षाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन ए है कि इन परीक्षाओं की व्यक्तिनिष्ठता उन्हें संदर्भनात्मक बनाती है, यह सही नहीं है। तथा अगला बिंदु है कि इन परीक्षाओं को केवल कम आबादी पर ही संचालित कर सकते हैं, यह भी गलत है, क्योंकि बहुत ऐसे एग्जाम होते हैं जो बहुत ज़्यादा आबादी पर संचालित किए जाते हैं, जैसे पेट है, सीटेट आदि, ये भी तो एग्जाम है जो मानकीकृत एग्जाम ही है तथा बहुत आबादी पर संचालित करते हैं। ये बहुत अधिक रूप से पक्षपाती होते हैं, या भी पक्षपाती तो होते हैं लेकिन बहुत अधिक रूप से पक्षपाती नहीं होते हैं, तो यह भी गलत हो गया। डी कि ये बच्चों की क्षमता का समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह ऑप्शन सर्वाधिक उपयुक्त होगा कि यह बच्चों के क्षमता का समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो मानकीकृत परीक्षाएं होती हैं यह हर मतलब बच्चों के हर प्रकार के गुणों का प्रतिरूप नहीं दिखा सकते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं ये बच्चों के हर प्रकार के गुणों को नहीं दिखा सकते हैं, या केवल एक विशेष क्षेत्र के विशेष गुण को दिखाने के लिए उपयुक्त होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये बच्चों की क्षमता का समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक बच्चा योग और घटाव के प्रश्न निम्नलिखित प्रकार से करता है। 6 - 3 = 4, 6 + 4 = 10, 2 + 7 = 9 तथा 9 - 7 = 3। तो उपयुक्त परिस्थितियों में बच्चा निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का गलत तरीके से अनुप्रयोग कर रहा है। इसमें स्थानीय मान का अनुप्रयोग गलत कर रहा है, नहीं, स्थानीय मान की कोई बात ही नहीं है। समानुपातिकता, अनुपात या समानुपात की तो कोई बात ही नहीं हो रही है इसमें। पश्चगामी पश्च गिनती करना, या फिर संख्यांक या संख्याओं का बोध। संख्याओं का बोध तो उसको है ही है, क्योंकि 7, 9 आदि संख्याएं हैं, तथा समानुपातिक तक तो बात हो ही नहीं रही है, तथा स्थानीय मान तो इसमें है ही नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पश्चगामी या पश्च गिनती करना। तो पश्चगामी या पश्च गिनती करना क्या होता है, तो पश्च गिनती करने का अर्थ है पीछे गिनना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को पीछे की ओर गिनकर, मतलब एक संख्या बढ़ाकर घटाना। जैसे कि इसमें 6 - 3 जो घटा रहा है, एक संख्या और जोड़ के घटा रहा है तो 4 आ रहा है। 6 - 3 = 3 न लाके एक संख्या और जोड़ ले रहा है तो 4 आ रहा है, पीछे वाली संख्या को भी जोड़ ले रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गणित में आकलन के लिए सबसे कम प्रासंगिक है। तो इन निम्न में से गणित में जो असेसमेंट होती है उसमें सबसे कम प्रासंगिक मतलब सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है। तो गणितीय दक्षता के पृथक संगठनों का परीक्षण कीजिए बजाय उसके महत्वपूर्ण मूल्यवान पहलुओं के। ऑप्शन बी, जो महत्वपूर्ण हो उसे मापिए, उसे नहीं जो मापन में सरल हो। ऑप्शन सी, गणितीय समझ के आकलन में खुले सिरे वाले प्रश्न भी महत्वपूर्ण होते हैं, या तो सही है। ऑप्शन डी, आकलन को शिक्षक और अधिगमकर्ताओं को प्रतिपुष्टि प्रदान करनी चाहिए, तो प्रतिपुष्टि प्रदान करना भी सही है, तथा खुले सिरे वाले प्रश्न भी रखना महत्वपूर्ण है, तथा जो महत्वपूर्ण हो उसे मापना तो अति आवश्यक है। तो इसमें सही जो सबसे कम प्रासंगिक होगा वो यह होगा कि गणितीय दक्षता का पृथक संगठनों का परीक्षण कीजिए बजाय उसके महत्वपूर्ण या मूल्यवान पहलुओं के। तो इसका सही ऑप्शन मतलब जो सबसे कम प्रासंगिक है वो ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण हेतु गणितीय खेल के उपयोग में कौन सा सबसे अच्छा उदाहरण होगा। तो अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण हेतु गणितीय खेल के उपयोग में कौन सा सबसे अच्छा उदाहरण होगा। तो इसमें ऑप्शन ए है कि बच्चों की संख्या अंक लिखे हुए कुछ खिलौने देकर स्वयं खेलने की अनुमति देना। ऑप्शन बी है कि अवधारणाओं के निर्माण हेतु शिक्षक या शिक्षिका प्रतिदिन की पाठ योजना में गणितीय पहेलियों और आकृतियाँ, पत्थर, डंडियों जैसे सामग्रियों का उपयोग करके गणितीय खेलों को सम्मिलित करती हैं। ऑप्शन सी, शिक्षक शिक्षिका खेल के मैदान में गणित का शिक्षण कर रही हैं। तथा ऑप्शन डी, बच्चों को वीडियो गेम्स सिखाना, क्योंकि ये गणितीय चिंतन को बढ़ावा देते हैं। तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा, उत्तर नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि अवधारणाओं के निर्माण हेतु शिक्षक शिक्षिका प्रतिदिन की पाठ योजना में गणितीय पहेलियों और आकृतियों, पत्थरों, डंडियों जैसे सामग्रियों का उपयोग करके गणितीय खेलों को सम्मिलित करते हैं। मतलब पत्थरों आदि से बच्चों को समझाना कि ये एक पत्थर हो गया, 2 पत्थर हो गया, दोनों को मिला देंगे कितने पत्थर हो जाएंगे, तथा ये बड़ा पत्थर है, ये छोटा पत्थर है। तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट बनाने से बच्चे मैथ में जल्दी सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए भी इसमें सही लग रहा होगा आपको, लेकिन ये गलत क्यों होगा कि बच्चों को संख्या या अंक लिखे हुए कुछ खिलौने देकर स्वयं खेलने की अनुमति देना। स्वयं खेलने की अनुमति तो देनी चाहिए, पर अंक लिखे हुए खिलौने देकर, क्योंकि उन्हें अंक का ज़्यादा ज्ञान तो होता ही नहीं, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। क्योंकि आपको बताना ही होगा कि अंक लिखे हुए देना है कि अंक कौन सा है, उनको तो ये पता ही नहीं है कि अंक कैसा है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अवधारणाओं के निर्माण हेतु शिक्षक शिक्षिका प्रतिदिन की पाठ योजना में गणितीय पहेली और आकृतियों आदि दिखा के कि ये गोल है, गोल किसे कहते हैं, रोटी जैसे होती है उसे गोल कहते हैं, तथा ये जैसे समोसा बनता है वो त्रिकोण है, ऐसे ही इसको समझाना चाहिए। पत्थरों आदि से, डंडियों आदि से बताना चाहिए कि ये डंडी बड़ी है तथा इसमें एक और डंडी जोड़ दी गई तो इतनी हो गई आदि, इस तरह से सिखाना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक में अनिवार्यता से यह अवसर उपलब्ध होने चाहिए। तो गणित की पुस्तक में प्राथमिक स्तर पर कौन सी अनिवार्यता से यह अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। एक प्रश्न में कई जटिल अवधारणाओं का समाकलन, जटिल अवधारणा
बहुत गलत चीज़ है, ये प्राथमिक स्तर पर बिल्कुल नहीं होती। जटिल अवधारणा, ये धीरे धीरे इसका विकास करना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर तो बिल्कुल नहीं होती है ये। अभ्यास के लिए बहुत प्रश्न लेना, अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न लेना, ये भी बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। अगला, गणित में संदर्भनात्मक समस्याएं देना, गणित में संदर्भनात्मक समस्याएं देना, ये ठीक लग रहा है। ऑप्शन डी कि औपचारिक कलन विधि, औपचारिक जो एल्गोरिथम विधि होती है इसको तो बिल्कुल नहीं उपयोग करना चाहिए प्राथमिक विधि में, ये उच्च स्तरीय शिक्षा, उच्च स्तरीय गणित में प्रयोग होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि गणित में संदर्भात्मक समस्याएं देना, अर्थात गणित में संदर्भ बताए, समस्या बताते हुए उसको दैनिक जीवन से जोड़कर उसको समस्याओं के रूप में देकर गणित को सिखाना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा गणित में संदर्भात्मक समस्याएं देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्थानीय विषय वस्तु और आस्वाद के राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तकों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए आलोक में निम्नलिखित में से कौन से दिए गए कथन के अर्थ को निरूपित करते हैं। शिक्षक को बच्चों को स्थानीय भाषा में केवल मौखिक प्रश्न से ही पूछने चाहिए। केवल शब्द तो बिल्कुल निगेटिव होगा, तो ये ऑप्शन तो होना नहीं चाहिए। अगला है कि सभी स्कूली पाठ्यपुस्तक को हिंदी भाषा में अनुवाद किया जाना चाहिए। सभी स्कूली पाठ्यपुस्तक को केवल हिंदी भाषा में ही अनुवाद किया जाना चाहिए, ये भी उतना उचित नहीं लग रहा है। ऑप्शन सी है पाठ्यपुस्तकों को इस तरह से तैयार करना चाहिए कि जो कि विद्यार्थी और समुदायों की आवश्यकताओं के मुताबिक हो। पाठ्यपुस्तकों को इस प्रकार से तैयार करना चाहिए कि जो विद्यार्थियों और समुदायों की आवश्यकताओं के मुताबिक हो। तथा नंबर 4, पाठ्यपुस्तक में स्थानीय संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुसार वांछित बारीकियों और पूरक सामग्रियों को शामिल करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4, इसके ऑप्शन है 1 और 2 तथा ओनली 4 बी है। ऑप्शन सी 2 और 3 तथा ऑप्शन डी है 3 और 4। तो कौन से होंगे? तो पहला तो गलत हो गया है, शिक्षक को बच्चों का स्थानीय भाषा में केवल वाला पहला गलत हो गया, तो एक वाले सारे ऑप्शन कट गए। तथा स्कूली पाठ्यपुस्तकों को हिंदी भाषा में, हर पुस्तक को हिंदी भाषा में अनुवाद नहीं करनी चाहिए। यह जरूरी है कि हिंदी भाषा का उपयोग हो, लेकिन सिर्फ हिंदी भाषा का अनुवाद कर दें तो यह भी उतना उचित नहीं है। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन 3 और 4 अर्थात डी, नंबर 3 और नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कक्षा 5 के एक विद्यार्थी को जब भिन्न जैसे 3/10, 7/10 तथा 15/10 इत्यादि को दशमलव संख्या में बदलने के लिए कहा गया, तो क्रमशः 1.3, 1.7 तथा 2.5 लिखते हैं। तो कक्षा 5 के एक विद्यार्थी को जब भिन्न जैसे कि 3/10 या 7/10 या 15/10 को दशमलव में लिखने कहा गया, तो वह 1.3 लिखते हैं 3/10 को, 7/10 को 1.7 लिखते हैं तथा 15/10 को 2/5 लिखते हैं। तो इस गलत अवधारणा के लिए सबसे अच्छा स्पष्टीकरण इनमें से कौन होगा? कक्षा में उसका लापरवाह रवैया, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी, वह अंश और हर को जोड़कर दशमलव को प्राप्त संख्या को 2 अंकों के बीचों बीच लगा रहा है। अब सही उत्तर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी उसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जैसे 3/10 था तो 10 और 3 को जोड़ दे रहा है, 13 कर दे रहा है तथा बीच में एक दशमलव लगा दे रहा है। तो ठीक इसी प्रकार 15/10 था तो 15 और 10 को जोड़ दिया, 25 कर दिया तथा 25 के बीच में एक दशमलव लगा दिया, 2.5 कर दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह अंश और हर को जोड़कर दशमलव को प्राप्त संख्या के 2 अंकों के बीच में लगा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक शेष या शेषफल सर्वदा भाजक से कम होता है। प्राथमिक स्तर को विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त होगी? प्रश्न में कह रहा है कि एक ये शेषफल सर्वदा भाजक से कम होता है, यह समझाने के लिए आप प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को किस प्रकार की प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त होगी? ऑप्शन ए था कि हस्त कौशल सामग्री जैसे कंकड़, गेंदों, टोकनों इत्यादि का उपयोग भाज्यों के रूप में करें, जिनको विभिन्न तरीके से बराबर समूह में बांटें और विद्यार्थी को वांछित संबंध स्थापित करने दें। ऑप्शन बी है कि अलग अलग शेषफल मिलने पर आधारित विभाजन को केवल 2 अंक की समस्याएं दें। केवल तो गलत हो जाता है, निगेटिव तो केवल तो होना ही नहीं चाहिए यहाँ। ऑप्शन सी देख लेते हैं, श्यामपट्ट पर 1 या 2 विभाजक के प्रश्नों को हल करें और वांछित संबंध दर्शाएं। तो श्यामपट्ट पर 1 या 2 विभाजन के प्रश्नों को हल करें और वांछित संबंध दर्शाएं, ऑप्शन नंबर सी है। तथा ऑप्शन नंबर डी है कि संबंध का प्रमाणित करने के लिए गुणन एवं योग का उपयोग करें। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हस्त कौशल सामग्री जैसे कंकड़ों, गेंदों, टोकनों इत्यादि का उपयोग भाज्यों के रूप में करें, जिनको विभिन्न तरीकों से बराबर समूहों में बांटें और विद्यार्थी को वांछित संबंध में स्थापित करें। जैसे कि आप 51 टोकनों को 8 बच्चों में बराबर की संख्या में बांटना है, तो कितने शेष टोकन बचेंगे? अगर आप प्रश्न पूछेंगे कि 51 टोकनों को 8 बच्चों में बराबर की संख्या में बांटना है तो कितने शेष टोकन बचेंगे? तो बच्चे द्वारा प्रक्रिया 8 में बराबर की संख्या में बांटे गए टोकन हो जाएंगे 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 ऐसे 8 बार कर देंगे तो 48 हो जाएगा। तथा 51 में से 48 घटा देंगे, 8 जो 6 बार बांटा गया 8 टोकन
सॉरी 6 टोकन जो 8 बार बांटा गया, 8 बच्चों में बराबर बांटना था तो 8 छंग 48 हो गया, तो 51 में से 48 घटाएंगे 30, तो 8 बच्चों में 6 समान टोकन देने के बाद शेषफल कितना बचा, 3 टोकन बचा। तो अब उनको ये बताना आसान हो जाएगा कि शेष जो होता है वो हमेशा भाजक से कम होता है, कि 8 था भाजक लेकिन शेष जो हुआ वह 3 हुआ, तो वह हमेशा भाजक से कम होगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक कक्षा के बच्चों में दृश्यीकरण के बुनियादी स्तर की अवधारणा के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है। तो वैन हीले की जो थ्योरी है, ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत है, प्राथमिक कक्षा के बच्चों में दृश्यीकरण अर्थात विजुअलाइजेशन के बुनियादी स्तर की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। बच्चे ज्यामितीय आकृति को उनके गुणधर्म के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं। इस स्तर पर ज्यामितीय चिंतन प्रमेयों के निगमन से संबंधित होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है कि बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुणधर्म के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं। ऑप्शन बी, इस स्तर पर ज्यामितीय चिंतन प्रमेयों के निगमन से संबंधित होता है। ऑप्शन सी जो होता है, बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके स्वरूप और दिखावट के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं। तथा ऑप्शन डी है कि इस स्तर पर ज्यामितीय चिंतन समज्यामितीय आकृतियों की परिभाषा से संबंधित होता है। तो अगर आप वैन हीले थ्योरी पढ़े होंगे तो उसमें जो लेबल 0 होता है, वैन हीले थ्योरी 5 पार्ट में विभाजित है लेकिन लेबल जो है 4 है, क्योंकि लेबल 0 से शुरू होता है। तो यह इंपॉर्टेंट बिंदु, वैन हीले की जो थ्योरी है वह 5 भागों में विभाजित है, लेकिन जो लेबल है 4 है, क्योंकि लेबल 0 ही चक्षुषीकरण या विजुअलाइजेशन लेबल 0 है। तथा इस विजुअलाइजेशन जो इस प्रश्न में पूछा गया है उसमें बच्चे, ऑप्शन नंबर सी ही होगा, क्योंकि बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके स्वरूप और दिखावट के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके स्वरूप और दिखावट के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं। चलिए इसमें बताया गया कि वैन हीले ने ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत के 5 स्वर दिए हैं। लेवल 0 जो चक्षुषीकरण है, विजुअलाइजेशन कहते हैं, इसमें बच्चे सिर्फ वस्तुओं को उनकी आकृतियों के स्वरूप और दिखावट के आधार पर वस्तुओं को पहचानने में सक्षम होते हैं। जैसे कि समोसे की आकृति देखकर त्रिभुज बताना, कि समोसे की आकृति आप देखेंगे तो त्रिभुज बताएंगे, बिस्किट की आकृति देखकर आयत बताना, तथा रोटी की आकृति देख कर वृत्त बताना। तो यही ऑप्शन में पूछा गया था, यही प्रश्न पूछा गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बच्चे उन आकृतियों को देखकर ज्यामितीय, बच्चे जो हैं आकृतियों को उनके स्वरूप और दिखावट के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं। मतलब बच्चे जो हैं उनकी स्वरूप और दिखावट के आधार पर उनको पहचान लेते हैं। अगर गोल है तो वो बताएंगे कि यह रोटी है, तथा त्रिकोण होगा तो वो बताएंगे समोसा है, समोसा को दिखाएंगे तो ये त्रिकोण है, इस प्रकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेवल ऑप्शन नंबर सी। तथा जो वैन हीले थ्योरी है उसमें लेवल 1 क्या होता है, विश्लेषण। विश्लेषण में बच्चा आकृति को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर पाता है। जैसे आयत में अंतर करना शुरू कर देता है, कि बच्चा वर्ग जो है वर्ग और आयत में अंतर कर देता है। तो लेवल 0 में बच्चे जो है वस्तुओं की आकृतियों के स्वरूप और दिखावट के आधार पर वस्तुओं को पहचानने लगते हैं। तथा लेवल 1 जो होता है विश्लेषण होता है, इसमें बच्चा आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर पाता है। जैसे आयत में अंतर करना शुरू कर देता है, जैसे बच्चा वर्ग और आयत में अंतर करने लगता है। जो लेवल 2 होता है वह है इन्फॉर्मल डिडक्शन अर्थात अनौपचारिक निगमन। इसमें बच्चा आकृतियों के बीच संबंध बनाना शुरू कर देता है। तो इसमें बच्चा जो है वह विभिन्न आकृतियों के बीच में संबंध बनाना शुरू कर देता है, कि आयत और वर्ग में किस प्रकार का संबंध है, कि इसमें दोनों बंद आकृति से होते हैं तथा दोनों में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यह लेवल 3 होता है। तथा लेवल 4 जो होता है जिसे दृढ़ता या रिगोर कहते हैं, इसमें बच्चा अपने से ज्यामितीय चिंतन के आधार पर वस्तुएं बना लेता है। अतः वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक कक्षा में बच्चे को दृश्यीकरण के बुनियादी स्तर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन है, कि बच्चा ज्यामितीय आकृतियों को उनके स्वरूप और दिखावट के आधार पर पहचानने में सक्षम होता है। तो इसमें वही बात बताई गई है कि इस स्तर पर बच्चा आकृतियों को देखकर उनके आधार पर पहचानने में सक्षम होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र और बच्चों के श्रेष्ठ संभव भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नीति 2020 के अनुसार शिक्षकों की अभिप्रेरणा और उनका सशक्तिकरण जरूरी है। इस दृष्टि कथन का साकार करने के लिए CPD जैसे अवसरों को प्रारंभ करने का सुझाव दिया गया है। तो CPD का अर्थ क्या है, तो इसमें प्रश्न सिर्फ यही बन सकता है कि CPD का अर्थ क्या है। तो CPD का अर्थ क्या है, ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी कोर प्रिंसिपल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी करिकुलर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो CPD का फुल फॉर्म क्या होगा जानते हैं आप, ऑप्शन नंबर डी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। CPD का अर्थ है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट या सतत व्यावसायिक विकास। इसका हिंदी में पूछ सकते हैं कि सतत व्यावसायिक विकास होता है CPD का फुल फॉर्म। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। मूल्यांकन विद्यार्थी की सामान्य एवं विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों के निदान में और उसके अनुसार उपचारित शिक्षकों की योजना बनाने में सहायता करता है। शिक्षकों की, माता पिता की, शैक्षिक अधिकारियों की या स्कूल निरीक्षक या इंस्पेक्टर की। तो जो मूल्यांकन होता है वह विद्यार्थी की सामान्य एवं विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों के निदान में और उसके अनुसार उपचारित शिक्षण की योजना बनाने में किसकी सहायता करता है। तो मूल्यांकन इसमें सामान्य तौर पर प्रश्न क्या कह रहा है, सामान्य शब्दों में, कि मूल्यांकन
जो है वह योजना बनाने में किसकी सहायता करता है? तो मूल्यांकन की जो योजना बनाता है वह शिक्षक ही बनाता है, मूल्यांकन उसे ही करना होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम प्रतिफल नहीं है? तो एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम प्रतिफल नहीं है? 50 तक की संख्याओं की पहचान करना, ऑप्शन नंबर ए। समूहीकरण के बिना 20 तक की संख्याओं को जोड़ना और घटाना, ऑप्शन नंबर बी है कि पुनः समूहीकरण के बिना 20 तक की संख्याओं को जोड़ना और घटाना, ऑप्शन नंबर सी है कि जोड़ की अवधारणा को गुणन तक विस्तारित करना, ऑप्शन नंबर डी है कि अंकीय संख्या के अंक के स्थानीय मान को पहचानना। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा था कि कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए कौन सा एक अधिगम प्रतिफल नहीं है? तो 50 तक की संख्याओं को उसको पहचानना चाहिए तथा पुनः समूहीकरण के बिना 20 तक की संख्याओं को जोड़ना घटाना भी सीखना ही चाहिए। जोड़ की अवधारणा को गुणन तक विस्तारित करना, यह गलत है, यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जोड़ की अवधारणा को गुणन तक विस्तारित करना कक्षा 1 के विद्यार्थी के लिए बहुत ही गलत बात है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि कक्षा 5 के एक शिक्षक श्री जोसेफ ने भिन्न को दर्शाने के लिए एक वृत्त का चित्र बनाने और उसे छायांकित करने का क्रियाकलाप दिया। कक्षा 5 के एक शिक्षक श्री जोसेफ ने भिन्न को दर्शाने के लिए एक वृत्त का चित्र बनाने और उसे छायांकित करने का क्रियाकलाप दिया। श्री जोसेफ लूनर के अधिगम सिद्धांत के किस मोड़ का उपयोग यहाँ कर रहे हैं? अमूर्त का युग, नंबर ए अमूर्त, नंबर बी दृश्यमापिता या आइकॉनिक, नंबर सी अभिप्रदर्शन या इनेक्टिव, तथा नंबर डी सिंबॉलिक या सांकेतिक। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दृश्यमापिता। चलिए देखते हैं इसमें। तो इसमें कह रहा है कि कक्षा 5 के एक शिक्षक श्री जोसेफ द्वारा भिन्न को दर्शाने के लिए एक वृत्त का चित्र बनाना, उसके कुछ भाग को छायांकित करना से यहाँ ब्रूनर के दृश्य सिद्धांत का उपयोग कर रहा है। चलिए ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत, तो ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत में 3 सिद्धांत दिए गए हैं। तो ब्रूनर ने अधिगम के 3 सिद्धांत दिए हैं। नंबर 1 इनएक्टिव मोड अर्थात अभिप्रदर्शन मोड, नंबर 2 दृश्यमापिता मोड तथा नंबर 3 सांकेतिक विधि। तो इसमें नोट दिया गया है कि ब्रूनर के अनुसार जन्म से 18 माह तक अभिप्रदर्शन या क्रियात्मक विधि अपनाई जाती है तथा 18 से 24 माह तक दृश्यमापिता विधि अपनाई जाती है तथा 7 वर्ष की आयु से आगे सांकेतिक विधि। चलिए अब जानते हैं कि दृश्य प्रतिमा विधि है क्या, दृश्यमापिता या दृश्य प्रतिमा विधि जो थी वह है क्या। तो इस विधि में बालक अपनी अनुभूति को अपने मन से कुछ दृश्य प्रतिमा बनाकर प्रकट करता है। तो इसमें बालक अपनी अनुभूति से ही कुछ दृश्य बनाकर प्रकट करता है। इस अवस्था में बच्चा प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। विकल्प भी इसमें सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आकृतियों का परिमाप समान किंतु क्षेत्रफल भिन्न हो सकता है। तो आकृतियों का परिमाप समान हो किंतु क्षेत्रफल भिन्न हो सकता है, यह सही है। आकृतियों का क्षेत्रफल समान किंतु परिमाप भिन्न हो सकता है, यह भी सही है कि आकृतियों का क्षेत्रफल समान हो परिमाप भिन्न भी हो सकता है, यह भी सही है। एक से अधिक आकृतियों का क्षेत्रफल समान हो सकता है, एक से अधिक आकृतियों का क्षेत्रफल समान हो ही सकता है, यह भी सही है। किसी आकृति के आयाम को भले हम जाने बिना एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते, लेकिन उसके आयतन का हम अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि यह बॉटल कितनी है, अर्थात यह बॉटल 2 लीटर की है या ये टंकी कितने भराई जाएगी, तो हम अनुमान तो लगा ही सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि यह ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा कि हम किसी आकृति के आयामों को जाने बिना उसके आयतन का अनुमान हम लगा सकते हैं, मतलब अनुमान तो लगा ही सकते हैं। अगर इसमें पूछा होता कि उसका हम एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं तो इसमें ये ऑप्शन सही हो जाता, क्योंकि हम एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर प्रश्न दिया गया उसका अनुमान लगा सकते हैं तो उसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं तो यह गलत है, क्योंकि हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी ही गलत माना जाएगा। तो गलत पूछा था तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आज के सेशन में इतना ही। अब हम नेक्स्ट सेशन में किसी नए क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।